वेलकम टू जेबी लर्निंग। मैं आपका टीचर पराग आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म। ये है वीडियो पार्ट नंबर 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो जाइए और पहले वो देख लीजिए। इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक कवर अप करेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, इंडिया फेडरल कंट्री कैसे बना। आज हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी जी की, उनकी वर्किंग स्टाइल की, उनकी बिजनेस स्ट्रेटेजी की, उनकी पॉलिटिकल करियर की। अरे मजाक कर रहा हूँ बच्चों, ऐसी कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि आज है 5 अगस्त 2020। उन्होंने राम मंदिर का भूमि पूजन आज करवा दिया। हर बार 5 अगस्त को वो कुछ नया लेकर आते हैं। लास्ट ईयर उन्होंने सेक्शन 370 5 अगस्त 2019 को हटवा दी थी, तो याद रखना बच्चों डेट। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक, व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। इंडिया फेडरल कंट्री कैसे बनता है, जबकि आपको पता ही है कि इंडिया तो एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, लेकिन इसके सारे फीचर्स मैच होते हैं फेडरलिज्म से, इसीलिए हम इंडिया को फेडरल कंट्री भी बोल सकते हैं। फर्स्ट फीचर है 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल। आपको पता ही है फेडरलिज्म का फीचर क्या था कि मोर लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट तो है ना हमारे पास, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, यस और नो। तो इसीलिए इंडिया को हम कह सकते हैं फेडरल कंट्री। सेकंड पॉइंट है बच्चों, जुरिस्डिक्शन ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज स्पेसिफाइड इन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि एरिया ऑफ सब्जेक्ट पहले से डिवाइडेड है कि कौन सा सेंट्रल के पास रहेगा, कौन सा स्टेट के पास रहेगा। इसके रिगार्डिंग हम 4 लिस्ट देखेंगे जो अभी थोड़ी देर बाद में देखेंगे, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड फाइनली रेसिड्यूरी लिस्ट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों थर्ड नंबर का, इंडिया इज होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, यानी कि इंडिया में सेंट्रल अथॉरिटी के पास ज्यादा पावर होता है एज कंपेयर टू स्टेट अथॉरिटी। इवन स्टेट गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो हर स्टेट में अनइक्वल पावर होते हैं। जैसे कि हम कहेंगे कि कुछ स्पेशल बेनिफिट भी ले लेते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल जम्मू कश्मीर, वहाँ पे उनका ओन कॉन्स्टिट्यूशन है और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन ये था 5 अगस्त 2019 से पहले, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने सेक्शन 370 हटवा दी है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, कंसेंट ऑफ बोथ लेवल ऑफ अ गवर्नमेंट। ये है पॉइंट नंबर 4, कंसेंट ऑफ बोथ लेवल ऑफ अ गवर्नमेंट, यानी कोई भी लॉ, कोई भी एक्ट अगर पास आउट करना है तो लोकसभा एंड राज्यसभा बोथ में से पास आउट होना चाहिए एंड ऑलमोस्ट 2/3 मेजोरिटी मिलनी चाहिए, तभी उस लॉ को पास किया जाएगा। तो ये सिंपल सी बात है बच्चों, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इंडिविजुअली यानी कि यूनिलैटरली कोई भी गवर्नमेंट डिसीजन नहीं ले सकती, भले ही वो सेंट्रल हो या तो स्टेट। नेक्स्ट पॉइंट निकल के आएगा बच्चों, इन डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट मेक्स द डिसीजन। अगर मियाँ बीवी की तरह वहां पे कोई झगड़ा हो जाए, हस्बैंड वाइफ की तरह स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, तो इस डिस्प्यूट को रिजोल्व करने का काम कौन करती है? सुप्रीम कोर्ट, यानी जुडिशरी की क्या रहेगी? सुपरमेसी। तो यहाँ पे हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि इंडिया एक फेडरल कंट्री कैसे बनता है। नोट कर लीजिएगा बच्चों, जम्मू एंड कश्मीर बिफोर 5 अगस्त 2019 तक उनका ओन कॉन्स्टिट्यूशन था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वहां पे एप्लीकेबल नहीं था, लेकिन ये बात पुरानी हो गई है। चलो आगे बढ़ते हुए देखते हैं बच्चों, डिवीजन ऑफ पावर, यानी कि हमने डिवाइड कर दी है लिस्ट इंपॉर्टेंस के बेसिस पे। तो कौन कौन सी लिस्ट है बच्चों हमारे पास? एक है यूनियन लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट, एक है कॉन्करेंट लिस्ट एंड एक है रेसिड्यूरी लिस्ट। यूनियन लिस्ट नाम सुनते ही आपके दिमाग में आ जाएगा कि इसमें नेशनल लेवल का इंपॉर्टेंस होगा, वही सब्जेक्ट इंक्लूड किए जाएंगे। हाँ बच्चों, इंक्लूडेड सब्जेक्ट रिलेटेड टू नेशनल इंपॉर्टेंस, वही है यूनियन लिस्ट। उसे कौन कंट्रोल करेगा, उनके लिए कौन लॉ बनाएगा? तो आपके दिमाग में सिंपली आ जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट मेक्स लॉज रिलेटेड टू दिस सब्जेक्ट्स। तो इसमें कौन से सब्जेक्ट आएंगे बच्चों? डिफेंस आ जाएगा, बैंक आ जाएगा, करेंसी आ जाएगा, फॉरेन अफेयर्स आ जाएगा। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो टोटल 97 सब्जेक्ट्स इस लिस्ट में इंक्लूडेड है। आगे बढ़ते हुए देखते हैं हमारी नेक्स्ट लिस्ट, जिसका नाम है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट नाम सुनते ही आपके दिमाग में आ जाएगा कि स्टेट लेवल के इंपॉर्टेंस के सारे सब्जेक्ट्स किस में इंक्लूड कर दिए जाएंगे? स्टेट लिस्ट में। जैसे कि हम कहेंगे पुलिस, ट्रेड, एग्रीकल्चर, इरिगेशन। और हाँ भाई हाँ, मुझे पता है और आपको भी पता है, स्टेट लेवल के इंपॉर्टेंट है तो गवर्नमेंट कौन सी रहेगी? स्टेट गवर्नमेंट उसे कंट्रोल करेगी। और इसके एग्जाम्पल जो हमने देख लिए ना, पुलिस, ट्रेड और एग्रीकल्चर, तो आपको याद रखना है इसी के साथ कि टोटल 66 सब्जेक्ट इस लिस्ट में इंक्लूड कर दिए गए हैं।
आगे बढ़ते हुए देखते हैं बच्चों एक नई लिस्ट जिसका नाम है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट ये कैसा नाम है आपके दिमाग में आएगा, लेकिन ये कॉम्बो है सेंट्रल और स्टेट का, यानी कॉमन इंटरेस्ट वाले सब्जेक्ट इंक्लूडेड द सब्जेक्ट रिलेटेड टू कॉमन इंटरेस्ट, वही है कॉन्करेंट लिस्ट। वो कंट्रोल करते हैं दोनों, सेंट्रल भी और स्टेट भी, यानी कंट्रोल बाय बोथ द गवर्नमेंट। एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं हम एजुकेशन, मैरिज, एडॉप्शन जैसे सब्जेक्ट्स। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो टोटल 47 सब्जेक्ट्स है इस लिस्ट में। तो बढ़िया तरीके से बच्चों आपको याद रखना है कि कौन से सब्जेक्ट किसमें आएंगे। अगर एजुकेशन, मैरिज, डाइवोर्स ऐसी बात आ गई तो आपको याद रखना है बच्चों वो आएंगे कॉन्करेंट लिस्ट में। आपको बता दूं कि डाइवोर्स की सबसे बड़ी जड़ क्या है बच्चों, मैरिज। अगर आदमी शादी ही नहीं करेगा तो कभी उसके डाइवोर्स नहीं हो सकते। आगे बढ़ते हुए हमारी लास्ट लिस्ट देख लेते हैं जो कि है रेसिड्यूरी लिस्ट। रेसिड्यूरी लिस्ट ये कैसी लिस्ट है बच्चों, इसमें कौन से सब्जेक्ट इंक्लूड होंगे। अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है तो ये समझ लीजिए कि ये बातें करेंगे फ्यूचर की, ये बातें करेंगे साइंस की, ये बातें करेंगे कि जो अभी तक नहीं बना हुआ है। तो चलिए देखें ये क्या कहना चाहती है। इंक्लूडेड सब्जेक्ट दैट कम अप आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद जो भी मार्केट में नए सब्जेक्ट आए हैं उसे हम किस में लेंगे, रेसिड्यूरी लिस्ट में। उसे सेंट्रल गवर्नमेंट उनके लिए लॉज बनाएगी, जैसे कंप्यूटर है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, कोई नया इन्वेंशन है कि जो फ्यूचर के रिगार्डिंग कोई भी न्यू टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन है तो उन सबको किस में लेंगे हम बच्चों, रेसिड्यूरी लिस्ट में। तो आज का वीडियो यहाँ पे फिनिश होता है। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।